गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आर केमिस्ट्री क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बधात्विक यौगिक। हमने पहले इसका प्रारंभिक अध्ययन इनिशियल अर्थात ये क्या है इसके बारे में देखा और उसके बाद में हमने इसकी नॉमेनक्लेचर नामकरण IUPAC पद्धति के आधार पर नामकरण सीखा। अब हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की अर्थात क्लासिफिकेशन की। कार्बधात्विक यौगिक किसी भी प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें जो बॉन्ड है उसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है, हमने पहले देखा कि यहाँ जो बंध है वो मेटल और कार्बन के बीच में है। तो जो कार्बन और मेटल के बीच में जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर ही हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो कार्बधात्विक के वर्गीकरण का मुख्य आधार कार्बन और धातु के बीच में बनने वाला बंध है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले पता है कार्बन की विद्युत ऋणता पॉलिंग ने जो बताई थी, विद्युत ऋणता पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने, तो उसने क्या बताया था कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.5 होती है। तो जो 2.5 कार्बन की विद्युत ऋणता है, यदि यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज़्यादा धन विद्युती प्रबल धन विद्युती जो धातु है उनके साथ यदि ये बंध बनाता है तो वो कैसे होंगे, वो आयोनिक होंगे। किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। और यदि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नहीं है, उससे कम उनकी विद्युत ऋणता है, उनके साथ यदि कार्बन बंध बनाएगा तो वो वाले होंगे कोवेलेंट। और एक वे भी हैं जिनमें पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो तीसरे प्रकार का बनाएंगे उसे हम पाई डी लोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनिक OMC आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। बात हम समझ गए, कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ मेटल बहुत ज़्यादा अंतर है। जुड़ा हुआ मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज़्यादा है। जब अंतर ज़्यादा है तो ही आयनिक बंध बनता है, क्योंकि हमने आयनिक बंध में देखा है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बनने वाला बंध। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में काम करेगा? जिनमें दोनों में विद्युत ऋणता का ज़्यादा अंतर हो। तो बात करें हम सबसे पहले आयोनिक OMC आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उच्च धन विद्युती तत्व जिनकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। उच्च विद्युत धनी जैसे सोडियम है, हम जानते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर जो S1 होता है, S1 इधर वाला कौन सा? ना मग नहीं ना है लीना की रब से पर्याप्त है, लीना की रब से पर्याप्त। जैसे ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। तो इनके साथ यदि कार्बन आएगा तो वो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर करेगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें C2H5 Na, सोडियम ज्यादा विद्युत ऋणता है, ज्यादा होने के कारण विद्युत ऋणता की जो वैल्यू है वो कम है। सॉरी, मैं वापस आपको कंफ्यूजन के लिए कह दिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम, कार्बन की 2.5 है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो विद्युत ऋणता तो ऑलरेडी कम ही होगी। तो इनकी जैसे सोडियम की 1.2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, इसकी ज्यादा इसकी कम है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाते हैं सोडियम में। तो सोडियम जो है उसके साथ मिलेगा तो ये जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल अपने डाई एथिल पोटेशियम भी है, C2H5K भी है, और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं डाईफेनिल मैंगनीज का, C6H5 मैंगनीज का। तो ये सब क्या है? आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आयनिक यौगिकों के समान ये हाइड्रोकार्बन विलायक जैसे बेंजीन में एबिल होते हैं। बिल्कुल आयनिक कंपाउंड के जैसे गुण होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड के गुण हमें पता है। आयनिक कंपाउंड प्योर हम मानते हैं, जैसे नमक है, नमक NaCl हम आयनिक मानते हैं उसको पूर्ण रूप से। तो वो क्या करते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है? आयनिक कंपाउंड हमेशा किस में घुलता है? वो उसमें नहीं घुलता ऑर्गेनिक के अंदर, वो हमेशा पोलर के अंदर डिजोल्व होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आयनिक OMC है ये भी किस में होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन ग्लाइकोल से बेंजीन में एविले होते हैं, अनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। बेंजीन के अंदर ये एविले होते हैं। इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, हमें पता है इस बारे में। जैसे इसके बारे में C2H5ONA की बात करें इस प्रकार से, तो C2H5 इस पे तो माइनस और ये Na के ऊपर प्लस, ये दो विपरीत आगमन हुए, एक एनोड की तरफ चला जाएगा, एक कैथोड की तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें सुचारू रूप से प्रवाहित हो जाएगी। तो विद्युत के क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के समान ये उभय अपघटनीय अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, उभय अपघटनीय अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं उभय अपघटनीय अभिक्रिया का, C2H5Na प्लस C2H5Br। तो ये तो NaBr हो गया, और इन्होंने क्या बना दिया नेक्स्ट, C4H10। तो ये उभय अपघटनीय अभिक्रिया। ये यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जैसे कौन से, C2H5Na और रिएक्शन की इसने बेंजीन के साथ C6H6। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी और इसने क्या बनाया, C6H5Na प्लस C2H6। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये कंपाउंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कौन से आयोनिक है, वो ये देते हैं। आयनिक कार्बनिक यौगिकों का बनना ऋणायन के स्थायित्व से प्रभावित होता है। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल C5H5NSi, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के समान स्थायी संरचना बनाते हैं। ये आयन प्रबल विद्युत धर्मी धातुओं के साथ आयनिक यौगिक बनाते हैं, और इनमें जो संकरण होता है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na, हाइब्रिडाइजेशन sp है, ऋणावेशित कार्बन की sp संकरण अवस्था है। इसमें ऋणावेशित कार्बन ये है, तो इसकी संकरण अवस्था sp है। तो ये तो हमारा था आयोनिक। अब हम बात करें नेक्स्ट कोवेलेंट। कोवेलेंट के लिए वही बात हो जाएगी जो हमने मेटल बात करी थी पहले, H0 वाले थे, मतलब एल्कली मेटल जिसकी विद्युत ऋणता 1.2 के आसपास थी। अब इससे हल्की सी विद्युत ऋणता ज़्यादा वाले हो सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो लगभग इक्वल साइज होता है, तो बॉन्ड का पता नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट से, अर्थात साझे के द्वारा बंध बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उससे बने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। अर्थात इसके लिए हम आज कह सकते हैं नेक्स्ट टाइम में कोवेलेंट कंपाउंड। धातुएं जिनकी विद्युत ऋणता 1.5 से 2 के बीच होती है, 1.5 से 2 इनके बीच में जिनकी विद्युत ऋणता होती है, वो सभी कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। तथा ऐसी धातुएं जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, सहसंयोजक कार्बन धातु की यौगिक बनाती है। ये कौन कौन सी धातुएं हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, बोरॉन है और सिलिकॉन है। इनकी विद्युत ऋणता जो है वो 1.5 से 2 के बीच में है, तो ये कार्बन के साथ मिलकर के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करती है, जो कि कोवेलेंट टाइप के होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। इनमें इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध सिग्मा सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंधों के कारण कार्ब धातु के यौगिक एक निश्चित संरचना के होते हैं। संरचना धातु परमाणु की संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं इसके किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। एक तरफ है हाइब्रिडाइजेशन, एक है ज्योमेट्री,
एक है एग्जाम्पल कंपाउंड। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन एसपी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है वो लीनियर ज्योमेट्री होगी एसपी के लिए। और यौगिक जो है वो कौन से हैं? डाई एथिल जिंक और डाई एथिल मरकरी। ये सभी कैसे हैं? इनकी लीनियर संरचना है, अर्थात रेखीय संरचना है। संकरण इनमें एसपी। दूसरा संकरण की बात करें हम sp2, तो sp2 है ट्राइंगुलर त्रिकोणीय संरचना होगी। तो त्रिकोणीय संरचना होगी तो एग्जांपल ट्राइमेथिल बोरोन, ट्राइमेथिल गैलियम, ये सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और संकरण ट्राइंगुलर है। संकरण sp2 है और ज्योमेट्री ट्राइंगुलर है। sp3 तो टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल होगा तो हमें पता है स्ट्रक्चर कई लोग हम देखिए, जैसे टेट्रामेथिल सिग्लेन, टेट्राएथिल जर्मेनियम, DSP2 वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय डाइफेनिल प्लेटिनम C6H52 PT और PR2 की होल्ड वाइज। लास्ट एग्जांपल DSP3। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल CH3 NbCl2। ये है संकरण के साथ ज्योमेट्री और कंपाउंड के एग्जांपल्स। इन श्रेणी में धातु कार्बन बंध 2 इलेक्ट्रॉनों वाला सहसंयोजक होता है और सामान्य एकलक यौगिक जैसे हमने एग्जांपल बताया आपको, इस प्रकार के इसमें शामिल होते हैं। अब जो थर्ड टाइप के जो कंपाउंड्स है वो हमारे पास है कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थर्ड टाइप कंपाउंड विद delocalized pi इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड तो है, एक सिग्मा और एक पाई। बाकी समय तो सिग्मा था पहले वाला, इसमें हम एक सिग्मा एक पाई, तो हम पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। साधारण जो संक्रमण तत्व है वर्ग 4 से वर्ग 10 मैंगनीज के अतिरिक्त इस प्रकार के कार्बोदक यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों के अनसैचुरेटेड कार्बनिक समूह जैसे एल्कीन एरोमेटिक वाले के पाई इलेक्ट्रॉन का आव्र धातु के रिक्त कक्षक में अतिव्यापन करता है। साथ ही धातु के पूर्ण भरे डी कक्षक व कार्बन के रिक्त विपरीत डी कक्षक, ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है जी, कुल मिलाकर के ये बात है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। जैसे कार्बन है और ये कार्बन के भरे हुए कक्षक, और धातु के रिक्त कक्षक, उनके साथ ये बॉन्डिंग करता है।
ये मेटल है, मेटल के कक्षक, ये बॉन्डिंग है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इन यौगिकों को निम्न प्रकार आगे को डिवाइड किया जा सकता है। पहले ओलिफिन और एसिटिलीन कंपाउंड और सेकंड है सैंडविच कंपाउंड। दो भागों में इनको हम बांट सकते हैं। पहला है ओलिफिनिक और एसिटिलीन कंपाउंड और सेकंड है सैंडविच कंपाउंड। ओलिफिनिक का हमें पता है वही ओलिफिन अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसमें ओलिफिन भी कह सकते हैं, एसिटिल भी कह सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अनेक संक्रमण धातु में इस प्रकार की यौगिक अर्थात कौन से, एथिलीनिक जैसे C2H4 और प्लेटिनम की अधिक अभिक्रिया से जिसे सॉल्ट बना था सबसे पहले, जिसको हमने बात की थी WC जिसेस में बनाया था, जो रिएक्शन किसकी थी, एथिलीन व प्लेटिनम क्लोराइड की। एथिलीन का मतलब C2H4 और PtCl4। इन दोनों का रिएक्शन होगी, ओलिफिन मतलब एथिलीन और PtCl4, इनकी रिएक्शन होकर के क्या बनाया था, जिसे सॉल्ट बना था, WC जीसस ने जिसको बनाया था सबसे पहला जो कार्बनिक कार्ब धातु की यौगिक है, क्या बना था इसे बना था C2H4 PtCl3, यह था जिसे सॉल्ट। इसकी ज्यामिति कैसी थी, समतलीय वर्गाकार। इसकी ज्यामिति कैसी है, समतलीय प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो समतलीय वर्गाकार है, तो संकरण इसमें कैसा हो गया था, DsP2। यह डाइहेप्टो यौगिक है, ये ध्यान रखें, ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, डाई हेप्टो कंपाउंड है, डाई हेप्टो कंपाउंड है, जिसको हम लोग H2 भी कहते हैं, डाई हेप्टो कंपाउंड, HH डाई हेप्टो कंपाउंड है, जिसमें CH2 अणु के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के साथ बंध बनाते हैं। मैं सबसे पहले बात करी थी ना ऐसे CH ये डायरेक्ट Pt के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम ये डाई हेप्टाइड कहते हैं। अब बात करेंगे हम सैंडविच कंपाउंड की। अनेक संक्रमण धातुएं इस प्रकार की यौगिक बनाती हैं। इन यौगिकों में धातु परमाणु अथवा आयन दो एरोमेटिक वलय संरचनाओं के मध्य स्थित होता है। बात कर ली थी ना हमने, मेटल जो है एक तो ऊपर वलय संरचना और एक नीचे वलय संरचना, इस प्रकार के बीच में मेटल घिरा रहता है। सैंडविच जैसे ब्रेडों के बीच के अंदर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज अर्थात ग्रीन वेज जो अपन बना खाते हैं, ग्रीन सैंडविच, तो इसमें जो टमाटर प्याज है उसकी जगह मेटल है और ब्रेड की जगह यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, साइक्लिक है। सबसे अच्छा खासा इसका एग्जांपल फेरोसीन है। फेरोसीन कैसे बना, C5H5MgCl, ये दो ले लें इसके मॉलिक्यूल। साइक्लोपेंटाडाइन डाइन है, मैग्नीशियम क्लोराइड, रिएक्शन करवा दी हमने FeCl2 के साथ, तो हमारे को क्या मिल गया, एक फेरोसीन मिल गया, C5H5 की होल ट्वाइस Fe प्लस में Mg के साथ Cl4 हो जाएगा, तो 2MgCl2। तो ये जो है ना, यही हमारा सैंडविच कंपाउंड है, जिसको हम लोग फेरोसीन नाम से जानते हैं। फेरोसीन अर्थात विष
साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन सेकेंड। संरचना में साइक्लोपेंटाडाइइनाइल वलयों के मध्य Fe+2 आयन बंधित रहता है। Fe+2 बीच में है इसके। सैंडविच यौगिक के अन्य उदाहरण क्रोमियम और ओथीनियम के भी हो गए। तो ये बातें थी इसकी। अब हम आगे बात करेंगे कार्बनिक यौगिक की हैप्टिसिटी, उसके ऊपर आधारित क्लासिफिकेशन की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स एरियल और एल्काइल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपके एल्यूमिनियम है, ध्यान रखें यहाँ पे एल्यूमिनियम है, जिंक है, मरकरी है और थैलियम है। सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे, यही आपके कोर्सेज में है। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, असाइनमेंट लिखते रहें। असाइनमेंट आप याद करके बिना देखे लिखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य करें। आप डूंगर कॉलेज के विद्यार्थी हैं और डूंगर कॉलेज ने इस बार आपके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है और आपको हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यदि एक यूनिट में 2 या 3 चैप्टर हैं तो वो सारे पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे हमने अभी बात करी थी, ये 3rd यूनिट के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड दोनों सिलेबस के अंदर है, तो हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ लिया है। अब हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद में हमारे पास हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस हैं। ये सब चीज़ें हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, कोई भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। 100% कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो भी पढ़ा है पूरा पढ़ा है। हमारी 3 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। इसका थोड़ा सा टॉपिक है बचा है। जनरल इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब सिर्फ 4 टाइप के मेटल्स जो हैं और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, उनके एल्किल और एराइल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि 4-5 लेक्चर का चैप्टर अभी ये रिमेनिंग है, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, पढ़ते रहें। कोविड का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें, पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि काम सारे करने हैं। किसी भी प्रकार से हम कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि इस साल हमारे मार्क्स कम बन गए क्योंकि कोविड था, ये था, वो था। ये सारे एक्सक्यूज है जो कि लाइफ में काम नहीं आते। काम में आती है तो सिर्फ पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए आपको भरपूर समय मिला हुआ है। घर पे बैठे पढ़ें, सारे लेक्चर अटेंड कीजिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।